आज हम समझेंगे एक ऐसे विषय को जिसने हमारे समाज में बहुत गहरी जड़ें बना ली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और उस मिथक को सीधी चुनौती देते हैं जो हमें बचपन से बताता आ रहा है कि एक असली और आकर्षक पुरुष होने का मतलब आखिर क्या है। क्या अल्फा मेल का ये पूरा कॉन्सेप्ट सच में सफलता की कुंजी है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है? सोचिए जरा, क्या गुस्सा और आक्रामकता सच में सफलता के बराबर है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ हमारे समाज का तथाकथित अल्फा है, आक्रामक, दूसरों पर हावी होने वाला और सब कुछ कंट्रोल करने वाला। सच कहूं तो इसी मानसिकता ने इतिहास के कुछ बेहद खतरनाक और विनाशकारी अपराधियों को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास असली ऐतिहासिक प्रतीक हैं, जैसे थॉमस एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी। इनकी सफलता किसी आक्रामकता से नहीं, बल्कि शांत बुद्धिमत्ता और करुणा से आई थी। अब यहाँ इस स्लाइड पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि समाज के इन बेतुके दबावों ने लोगों पर कितना गहरा असर डाला है। 68% पुरुषों को लगता है कि उन्हें सब कुछ खुद ही करना चाहिए। 58% मानते हैं कि हर हाल में चट्टान की तरह कठोर दिखना जरूरी है। 74% के लिए सिक्स पैक एब्स ही आकर्षण का एकमात्र पैमाना बन गए हैं। और सबसे हास्यास्पद लेकिन बहुत कुछ बताने वाला तथ्य ये है कि 97% वास्तव में ये मानते हैं कि वे सचमुच बैटमैन बन सकते हैं। मतलब ये दबाव अब पूरी तरह से अवास्तविक हो चुका है। भाग 1, अल्फा का जन्म, एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक गलतफहमी। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये सब एक डॉक्यूमेंट्री जैसी कहानी है। साल 1947 में रुडोल्फ शेंकल नाम के एक वैज्ञानिक ने चिड़ियाघर के पिंजरों में बंद भेड़ियों पर एक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ये तनावग्रस्त और अनजान भेड़िए वर्चस्व के लिए आपस में लड़ रहे थे। फिर 1970 में डेविड मैक ने अपनी किताब द वुल्फ निकाली, जिसने इस अल्फा वुल्फ शब्द को रातों रात मशहूर कर दिया। और इसके बाद हॉलीवुड और पॉप कल्चर ने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया और इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि इसका असलियत से कोई वास्ता ही नहीं रहा। भाग 2, पॉप कल्चर के प्रकार, आधुनिक पुरुषों का बंटवारा। इस दोषपूर्ण विज्ञान ने कैसे समाज को मनगढ़ंत सांचों में बांट दिया, आइए समझते हैं। समाज की इन परिभाषाओं को ही ले लीजिए। अल्फा को ऐसा दिखाया गया है जो आक्रामक है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि बीटा को सिर्फ इसलिए कमजोर का ठप्पा दे दिया जाता है क्योंकि वे दयालु, जमीन से जुड़े और निस्वार्थ होते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि समाज सच्ची दयालुता और निस्वार्थ भाव को एक कमजोरी मानने लगा है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। सिग्मा को एक अलग थलग रहने वाले लोन वुल्फ की तरह महिमा मंडित किया जाता है, जो सिर्फ अपने लक्ष्यों के पीछे भागता है, जबकि डेल्टा उस जिम्मेदार और स्थिर पारिवारिक व्यक्ति का प्रतीक है जो असल में समाज की नींव है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लाखों लोग स्वाभाविक रूप से खुद को व्यक्त करने के बजाय बस इन काल्पनिक डिब्बों में खुद को फिट करने की जद्दोजहद में लगे हैं। भाग 3, भेड़ियों पर हुआ गलत शोध, एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ पलट कर रख देता है, क्योंकि इन सभी व्यक्तित्व प्रकारों की नींव ही एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक गलती पर टिकी है। और वो बहुत बड़ा खुलासा ये है, अल्फा भेड़िए जंगलों में होते ही नहीं हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डेविड मैक, जिन्होंने खुद इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था, उन्होंने कनाडाई द्वीप पर 24 गर्मियां बिताईं और जंगली भेड़ियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के बाद ये माना कि पिंजरे में बंद भेड़ियों पर किया गया उनका मूल अध्ययन पूरी तरह से गलत था। इस उदाहरण पर एक नजर डालिए। भेड़िए वास्तव में अविश्वसनीय रूप से अनुकूल और सामाजिक जानवर हैं। डेविड मैक ने पाया कि जंगली भेड़िए आक्रामकता से नहीं, बल्कि आपसी जुड़ाव से अपने झुंड का नेतृत्व करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक ने अपनी ही बेस्ट सेलिंग किताब को छपने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उनका सिद्धांत गलत था। लेकिन तब तक ये विचार आग की तरह फैल चुका था। भाग 4, झूठे पुरुषार्थ की कीमत, एक खतरनाक वास्तविकता। अब यहाँ हमें थोड़ी गंभीरता से बात करनी होगी, क्योंकि इस अल्फा मिथक का नुकसान सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। एक तरफ वो झूठा आदर्श है जो सिखाता है कि लड़के नहीं रोते और उन्हें अपनी भावनाओं का गला घोंटना सिखाया जाता है, और दूसरी तरफ है इसकी असली कीमत, गहरा अवसाद, भयंकर तनाव और गंभीर नशाखोरी।
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध सीधे तौर पर बताते हैं कि छोटे लड़कों को अपने दर्द को छुपाने के लिए इस तरह से प्रोग्राम करने के बेहद विनाशकारी मानसिक परिणाम होते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये 80%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बेहद कड़वी और दुखद सच्चाई है। विश्व स्तर पर जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, उनमें से 80% संख्या पुरुषों की है। ये महिलाओं की तुलना में पूरे 4 गुना अधिक है। इस छद्म पुरुषार्थ और भावनाओं को अंदर ही अंदर घोटने की जो संस्कृति हमने बनाई है, ये उसकी सबसे अंतिम और दुखद कीमत है। भाग 5 सकारात्मक पुरुषार्थ के गुण 21वीं सदी का आदर्श। अब समय आ गया है कि हम इस पुरानी सोच को पीछे छोड़ें और एक ऐसे रास्ते पर चलें जो रिसर्च पर आधारित है और हमें एक बेहतर दिशा देता है। और ये बहुत ही बखूबी दर्शाता है कि असल सफलता कहाँ से आती है। 80% सफलता इमोशनल कोशेंट यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ से आती है और केवल 20% इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ से। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उनसे निपटना, यही सच्ची सफलता का असली ड्राइवर है, कोई आक्रामकता नहीं। दूसरा अहम गुण है कनेक्टिव बिहेवियर यानी आपसी जुड़ाव। लेकिन यहाँ हम एक बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। 60% पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संघर्ष करते हैं, और जब भावनाएं व्यक्त नहीं होती तो वो गहरा मानवीय जुड़ाव पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है, जो असल में हमारी खुशी और संतुष्टि की सबसे बड़ी वजह है। तीसरी विशेषता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रूस ली की ये बात कितनी गहरी है। पानी की तरह निराकार आकारहीन बनो, पानी बनो मेरे दोस्त। असली ताकत एकदम कठोर या जिद्दी बने रहने में नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने नजरिए को ढालने में है। लचीलापन ही असल मजबूती है। चौथा गुण है बिना नुकसान पहुंचाए हास्य। कमजोर हास्य वो है जहां कूल दिखने के चक्कर में दूसरों का अपमान किया जाता है। इसके ठीक उलट असली हास्य वो है जो लोगों को करीब लाता है, उन्हें सहज करता है और बिना किसी को ठेस पहुंचाए तनावपूर्ण माहौल को हल्का कर देता है। दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए एक अलग ही स्तर के वास्तविक आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तो ये है सकारात्मक पुरुषार्थ का पूरा ढांचा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपसी जुड़ाव, विचारों का लचीलापन, बिना किसी नुकसान का हास्य और सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक आत्ममूल्य। इस आखिरी गुण का मतलब है खुद को स्वीकारना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना, न कि आक्रामक होकर दूसरों पर हावी होने की कोशिश करना। जो खुद को जीत ले वही असली विनर है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब हमारे सामने ये एक बेहद दमदार सवाल है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस अल्फा मुखौटे को हमेशा के लिए उतार फेंका जाए? झूठी परिभाषाओं को छोड़कर सच्चे सकारात्मक पुरुषार्थ को अपनाना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। तो क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं?